जिस होटल में हम दाखिल हुए थे उसमें तकरीबन 20 मेजें थीं, जिनमें से सिर्फ 4 मेजों पर लोग बैठे हुए थे। 2 मुलाजिम सामान समेट रहे थे। हम अंदर दाखिल हुए तो गहरा सुकूत तारी था। यूं लगता था जैसे किसी कब्रिस्तान में आ गए हैं। तमाम निगाहें हमारी तरफ उठ गई थीं। हालांकि हमने बस्ती में दाखिल होने के लिए रात के गहरा होने का इंतजार सिर्फ इसलिए किया था कि लोगों की निगाहों में न आए, लेकिन भूख ने सारे खदशात खत्म कर दिए। हमारा ख्याल था कि मुमकिन है हम पर खुसूसी तवज्जो न दी जाए, लेकिन यूं लगता था जैसे यहाँ के तमाम लोग एक दूसरे को पहचानते हों और हर शख्स की आमद से खौफजदा हो जाते हों। सामान उठाते हुए बैरे के कदम भी रुक गए थे। इस सूरत हाल को देखकर एक लम्हे के लिए मेरे कदम ठिठके और फिर मैं आगे बढ़कर काउंटर पर पहुंच गया। काउंटरमैन एक तवाना आदमी था, लेकिन बेहद खौफजदा नजर आ रहा था। मैंने जेब से भीगी हुई करेंसी निकाली जो नाश्ता का तोहफा थी और फिर कुछ रकम काउंटरमैन के सामने रख दी। मैंने कहा, हमारे लिए खाना मुहैया करो। काउंटरमैन उछल पड़ा। उसका हाथ पास लगी घंटी पर जा पड़ा और उसने घंटी बजा दी। दोनों मुलाजिम हरकत में आ गए। उसने मकामी जबान में उनको खाना लाने का हुक्म दिया और वो दोनों एक दरवाजे में गायब हो गए। मैं वली के साथ एक मेज पर आ बैठा था। वली ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कितनी पुरस्कार खामोशी है। मैंने कहा, हाँ, मेरी छठी हिस्स खतरे का ऐलान कर रही है। बोली, ताज्जुब है, हर जगह एक ही फजा है। मैंने कहा, इस माहौल में दहशतगर्दों के बारे में ये फैसला करना भी तो मुश्किल है कि वो कौन से हैं। अजीब खिचड़ी सी पक गई है। एक ही घर के 2 अफराद में से एक दहशतगर्दी के खिलाफ है और दूसरा उसका हामी, इसलिए मजीद परेशानियां पैदा हो गई हैं। एक मुलाजिम ने हमारे सामने खाना लगा दिया और हम खाने में मसरूफ हो गए। बार बार हमारी निगाहें अतराफ में भटकने लगती थीं। दफतन वली ने खाते खाते हाथ रोक लिया। अंदाज चौंकने का सा था। मैंने फौरन पूछा, क्या बात है? वो आहिस्ता से बोली, दूसरा वेटर कहाँ गया? मामूली सी बात थी लेकिन काबिल तवज्जो थी। मैंने एक लम्हे सोचा और फिर कहा, फुर्ती से खाना खाओ। बोली, मैं खा चुकी हूँ। मैंने कहा, तब फिर उठो, और हम दोनों अचानक खड़े हो गए। काउंटरमैन ने सर झुका लिया था। दूसरे लोग अब भी साकित थे। किसी ने यहाँ से उठकर जाने की हिम्मत नहीं की थी। हम बाहर निकल आए और मैंने अपना पिस्तौल संभाल लिया। वली की छठी हिस्स ने वाकई उसे सही एहसास दिलाया था। एक जीप ऐन दरवाजे पर आकर रुकी थी और उसमें से 2 अफराद नीचे उतरे थे, जिनमें से एक होटल का मुलाजिम था और दूसरा एक कवीउल जुस्सा शख्स था। दोनों ने हमें देखा और ठिठक गए, लेकिन देर करना उस वक्त बदतरीन गलती थी। मैंने चीते की तरह जस्त की और कवि हैकल आदमी को लपेट में लेता हुआ नीचे जा गिरा। मुलाजिम ने होटल के अंदरूनी दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन वली मुस्तैद थी और चूंकि वो आम किस्म की औरत नहीं थी, इसलिए किसी न किसी हद तक लड़ाई भिड़ाई के मामलात से भी वाकिफ थी। उसका पांव मुलाजिम के पैरों में जा फंसा और मुलाजिम इस बुरी तरह गिरा कि उसका सर शदीद जख्मी हो गया। उसने 2-3 बार हाथ पांव मारे, लेकिन वली ने अपने काम को पुख्ता करने के लिए अपने जूते की ठोकर उसकी पेशानी पर रसीद की और मुलाजिम चित हो गया। वली ने यही सब कुछ नहीं किया था, बल्कि मुलाजिम को घसीट कर एक ऐसे गोशे में डाल दिया जहां से वो होटल से बाहर निकलने वालों को नजर न आ सके। इस दौरान मैं कवीउल जुस्सा शख्स से भिड़ा हुआ था। मेरे इस अचानक हमले ने उसे बौखला दिया था, लेकिन चंद ही लम्हे के बाद उसने पलटी खाई और अपने मोजे से एक लंबी छुरी निकाल ली और निहायत फुर्ती से छुरी का वार मुझ पर किया। लेकिन मैं गाफिल नहीं था। मैंने उस शख्स को गर्दन से पकड़ लिया और इस तरह उसके हाथ पर हाथ मारा कि छुरी उसके हाथ से निकल गई। अगले लम्हे मेरा घूंसा उसके जबड़े पर पड़ा और उसकी चीख दम तोड़ गई। वो घुटनों के बल नीचे गिर पड़ा था। वली ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर मुसरत के आसार थे। तब मैंने कहा, मैं इसी छुरी से तुम्हारे बदन के इतने टुकड़े करूंगा कि लोग गिन नहीं सकेंगे। मेरी आवाज में सफाकी थी, लेकिन वो मेरी इस धमकी से मुतासिर नहीं हुआ और निहायत फुर्ती से उठते हुए कांधा मेरे पेट पर पूरी कुव्वत से मारा। मुझे इसका गुमान भी नहीं था। मैं एकदम पीछे जा गिरा और वो हैरत अंगेज फुर्ती के साथ एक तरफ दौड़ने लगा, लेकिन सिर्फ एक लम्हा। दूसरे लम्हे मैंने फिर उठकर उस पर छलांग लगा दी। इस बार मैं उसे नहीं छोड़ सकता था। वली भी अपना पिस्तौल उसकी तरफ तान चुकी थी। दौड़ते हुए उसका फासला होटल से कुछ ज्यादा ही हो गया था, इसलिए मुझे उसकी मुरम्मत करने में ये खौफ न हुआ कि होटल से निकल आने वाले उसकी मदद करने लगेंगे। मैंने उसे घूंसों पर रख लिया और चंद ही लम्हे में उसका हुलिया बिगाड़ दिया। फिर मैंने वही छुरी जिसे मैं अपने साथ उठा लाया था उसकी गर्दन पर रखते हुए कहा, मरना चाहते हो या जबान खोलोगे? वो बोला, तुम गलती कर रहे हो। मैंने कहा, हाँ, मुझे एहसास है कि मैं तुम्हें जिंदगी के ये चंद लम्हे देखकर गलती कर रहा हूँ। इस दौरान वली हमारे पास पहुंच गई थी। उसने उस शख्स को घूरते हुए कहा, क्या नाम है तुम्हारा? उसने जवाब दिया, साम गनाची। वो बोली, गोरिल्ला कार्रवाई में तुम्हारा कितना हाथ है? वो एक लम्हे खामोशी से हमारी शक्लें देखता रहा, फिर ताज्जुब से बोला, क्या बकवास करे हो तुम? वो बोलिए, जो कुछ जवाब दोगे तमीज से दोगे, वरना तुम्हारी जिंदगी से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। उसने किसी कदर अकड़ते हुए कहा, मैं सरकारी आदमी हूँ, समझे तुम? गोरिल्लों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है।
मैंने कहा बकवास कर रहे हो तुम, सरकारी आदमियों से तुम्हारा क्या ताल्लुक। वो बोला सुनो, जो कुछ हुआ है शायद गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ है। मैं दर हकीकत सरकारी आदमी हूँ और यहाँ गोरिलों के खिलाफ काम करने वाले दस्तों के साथ हूँ। तुम लोग कौन हो? वली ने कहा खूब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी मुलाकात एक सरकारी आदमी से हो गई। हम भी सरकारी आदमी ही हैं डियर। चलो ऐसा करते हैं कि कहीं और चलकर गुफ्तगू करते हैं, तुम अपनी जीप में चलो। वली ने कहा और मैं वली की इस तजवीज़ से मुत्तफिक हो गया। मैंने उसे जीप की जानिब धकेला और इसी तरह धक्का देता हुआ जीप के करीब ले आया। जब मैंने उसे स्टीयरिंग पर बिठाया तो वली ने एक और काम किया, यानी उसने झुककर उसकी दोनों निचली जेबें और बगली होल्स्टर तलाश किया। पिस्तौल उसके पास था ही नहीं, वरना वो उसे निकालने में देर न करता। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, गाड़ी स्टार्ट करो जानेमन, जल्दी, हरी अप। बोला सुनो, मैं तुम्हें एक महफूज जगह ले जा सकता हूँ। अगर तुम भी सरकारी आदमी हो तो फिर हमारे दरमियान ये झगड़ा कैसा? मैंने कहा महफूज जगह भी चलेंगे जानेमन, तुम पहले गाड़ी तो स्टार्ट करो। और सुनो, अगर तुमने रास्ते में कोई हरकत करने की कोशिश की तो इस बार तुम्हारी जिंदगी की खैर नहीं है। हम तो मौत और जिंदगी का खेल खेल ही रहे हैं। इस खेल में 2-4 आदमियों को हलाक कर देना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। मैंने अपना पिस्तौल निकाल कर उसकी गुद्दी पर रख दिया। उसने जीप स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा। उसी लम्हे बादल इस जोर से गरजा जैसे कई बम अचानक फट पड़े हों। साम गुनाची ने बादलों से भरे हुए आसमान पर नजर डाली और तशवीशनाक लहजे में बोला, तूफान आ रहा है, मेरा ख्याल है तुम्हें मेरे पास पनाह लेनी चाहिए। मैंने कहा चलते रहो चलते रहो, हम किसी मुनासिब जगह इस तूफान से बचाव का बंदोबस्त भी कर लेंगे। उसने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा, ठीक है। हम अब उस बस्ती में नहीं रुकना चाहते थे। गाड़ी उस मखसूस सड़क की तरफ चल पड़ी जिसके बारे में ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो उस बस्ती से आगे चली जाती होगी। वली ने चंद लम्हात के बाद पूछा, हाँ तो डियर साम गुनाची, तुम्हारा गोरिलों से कोई ताल्लुक नहीं है? ये होटल का मुलाजिम तुम्हारे पास क्यों पहुंचा था? वो बोला, उसने यही बताया था कि 2 पुरस्कार आदमी होटल में आए हैं और कहीं दूर से आए हैं, उनका ताल्लुक गोरिलों से भी हो सकता है। मैंने कहा, और तुम हमें गिरफ्तार करने चले आए? मैंने सुना है कि कोरियन हिल में गोरीला कार्रवाइयां जोर पकड़ चुकी हैं, जबकि इससे पहले तो ये सब कुछ नहीं था। लाइट हाउस पर मुतय्यन 3 आदमी हलाक कर दिए गए और तुम लोगों को अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। वैसे डियर, क्या तुम अपना कोड बता सकते हो? उसने हकलाते हुए कहा, कोड? मैंने कहा, हाँ, हर सरकारी आदमी मखसूस किस्म के कोड रखता है और यही उसकी शनाख्त है। तुम अपना कोड बताओ ताकि हमें इस बात का यकीन हो जाए कि तुम्हारा ताल्लुक गोरिलों से नहीं है। उसने कहा, ये गलत फहमी है तुम्हारी, मुझे कोई ऐसा कोड नहीं बताया गया जिसे मैं तुम्हारे सामने दोहराऊं। वली आहिस्ता से हंस पड़ी, बोली, इसके बावजूद तुम खुद को सरकारी आदमी कहते हो। खैर कोई बात नहीं, चलते रहो। अगर तुम सरकारी आदमी नहीं हो तो भी हम तुम्हें सरकारी बना लेंगे। वली की हिस्से मजाह भड़क उठी थी। इन हालात में भी वो खुद को पुरसुकून रखना जानती थी। नीम शिकस्ता सड़क जंगल में से गुजरते हुए पक्की सड़क में तब्दील हो गई थी। साहिल की आबादी में बत्तियां जल रही थीं। एक रेडियो टावर की सुर्ख बत्ती पलकें झपका रही थी। जंगल खासा घना था और उसमें बुलंदी से आती हुई किसी नदी का शोर सुनाई दे रहा था। दफतन साम गुनाची ने कांपती हुई आवाज में कहा, देखो, तुम जिस रास्ते पर सफर कर रहे हो वो ठीक नहीं है। हमारी मुठभेड़ किसी भी गोरीला गिरोह से हो सकती है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चलते रहो, मौत आनी है तो वो हर जगह आ सकती है और फिर सरकारी आदमियों को तो हर वक्त गोरीलों से मुठभेड़ के लिए तैयार रहना चाहिए। वो झुंझला गया, बोला, तुम समझे नहीं, मैं बिल्कुल निहत्ता हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अगर हम जिंदा रहे तो तुम्हारी कब्र बहुत शानदार बनाएंगे। वो खामोश हो गया। सड़क आगे चलकर एक 2 शाखें में तकसीम हो गई थी। हम एक लम्हे के लिए सोच में डूब गए कि किस समत में सफर करना चाहिए, मगर ज्यादा सोच विचार का मौका नहीं था। गाड़ी 2 शाखे के दाहिनी समत बढ़ गई। बाईं समत सड़क के आसार गुम हो चुके थे। साम गुनाची ने पूछा, आखिर तुम लोग जाना कहाँ चाहते हो? मैंने कहा, शहरी आबादी की जानिब, जहाँ सही मानों में हम अपने लिए पनाहगाह तलाश कर सकें। वो बोला, मगर ये सड़क उस तरफ नहीं जाती। मैंने कहा, फिर ये सड़क कहाँ जाती है? और साम गुनाची खामोश हो गया। रास्ता आगे चलकर खासा दुश्वार गुजार हो गया था। दाईं समत एक नदी नजर आने लगी थी। उसके साथ साथ बनी हुई सड़क आगे चलकर खस्ता और जगह जगह झाड़ियों से पटी हुई थी। जीप उछलती कूदती सफर करती रही। बादलों की गड़गड़ाहट तेज होती जा रही थी और इस तरह से हब्स हो गया था कि घुटन सी पैदा हो गई थी। आसमान पर तारीकी ही तारीकी और उस तारीकी के अकब में तूफानी बिजलियां कड़क रही थीं। थोड़ी दूर चलने के बाद साम गुनाची बोला, आगे चलकर ये सड़क खत्म हो जाती है। हम गाड़ी आगे नहीं ले जा सकेंगे और हमें पुल पर से गुजरकर अपना सफर जारी रखना होगा। मैंने कहा, क्या इस पुल पर से गाड़ी नहीं गुजर सकती? बोला, नहीं। मैंने कहा, अगर हम बाईं समत से चलते
बोला तब फिर हम एक गहरी ढलवान अबूर करते जो इसलिए खतरनाक थी कि अगर रास्ते में बारिश हो जाती तो वहां जमाशुदा पानी हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता था। थोड़ी दूर चलकर सड़क वाकई पुल पर खत्म हो गई और ये पुल इतना चौड़ा नहीं था कि गाड़ी उस पर से गुजार दी जा सके। इसके अलावा पुल से दूसरी तरफ पहुंचने के बाद चढ़ाई शुरू हो जाती थी, जहां हमें रुकना ही पड़ गया। साम गुनाची ने गाड़ी की बत्तियां बुझा दी थी। मैंने फिर उससे सवाल किया, अगर हम इस पुल पर से गुजर कर ये चढ़ाई अबूर कर लें तो क्या किसी मुनासिब जगह पहुंच सकते हैं? उसने जवाब दिया, ये रास्ता शहरी आबादी की जानिब ही जाता है। गाड़ी में एक फ्लैश लाइट मौजूद थी जिसे वैली ने दरियाफ्त किया था। उसने वो फ्लैश लाइट उठा ली और साम गुनाची को आगे चलने का हुक्म दिया। रास्ते में खासी फिसलन थी। चंद ही कदम तय करने के बाद हम तख्तों के बने पुल पर पहुंच गए, जिसके नीचे नदी का पानी शोर मचाता हुआ बह रहा था। पुल के तख्ते कुछ इस तरह डगमगा रहे थे कि खौफ महसूस होता था। फ्लैश लाइट रोशन करने के बाद हम पुल पर चल पड़े। आगे आगे साम गुनाची था। दफतन तारीक जंगल रोशनियों से जगमगा उठा और उसके साथ ही चंद फायरों की आवाज सुनाई थी। एक लम्हे के लिए हमारे दिल की हरकत बंद सी हो गई। साम गुनाची के हलक से भिंची भिंची चीख निकली और वो आहिस्ता से बोला, मर गए तुम लोग और तुम्हारे साथ मैं भी। चंद ही लम्हे के बाद दूसरी जानिब से और अकब से चंद तारीक साए हमारी तरफ लपके और पुल पर ही हमें घेरे में ले लिया गया। फिर किसी ने आगे बढ़कर फ्लैश लाइट वैली के हाथ से छीन ली और उसकी रोशनी वैली के और मेरे चेहरे पर डालकर हमारी शक्लों का बगौर जायजा लिया। उसके बाद एक शख्स की आवाज उभरी, वही है मिस्टर डनकर्क, ये लोग वही हैं। ये नाम सुनकर मैं और वैली बुरी तरह उछल पड़े। वैली ने बेताबी से कहा, सुनो सुनो, हमारे साथ कोई सलूक करने से पहले जरा इस नाम को दोबारा अपनी जबान से दोहरा दो। क्या नाम लिया था तुमने? बोला, कुछ नहीं मैडम, आप हमारे साथ आगे बढ़िए। और ये आदमी कौन है? वो बोली, तुमने डनकर्क का नाम लिया है ना, मिस्टर डनकर्क कहाँ है? पुल के दूसरी जानिब से डनकर्क की आवाज सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ वैली डियर, बढ़ती आओ। और मैंने सुकून की गहरी सांस ली। इस खतरनाक वक्त में जब हम एक तरह से मायूस हो गए थे, ये नाम और ये आवाज हमारे लिए बड़ी ही हौसला अफजा थी। हमें घेरने वाले आगे बढ़े और हम उनके पीछे पीछे चलते हुए पुल पार कर गए। पुल के दूसरी जानिब तकरीबन 20 या 22 अफराद मौजूद थे। सबके सब पूरी तरह मुसल्ला थे। डनकर्क ने आगे बढ़कर हम लोगों का इस्तकबाल किया और मैं जल्दी से मिस्टर डनकर्क के सामने पहुंच गया। आपको दोबारा जिंदा सलामत देखकर जितनी खुशी हुई है मिस्टर डनकर्क, उसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। वो बोला, मैं जानता हूँ और मुझे भी खुशी है कि इंतहाई दुश्वारियों के बावजूद मैं तुम्हें पाने में कामयाब हो गया, मगर अभी हमें खासा फासला तय करना पड़ेगा। मैंने दरअसल तुम लोगों की लाशें तलाश की थीं और जब तुम नहीं मिले तो मैंने समझ लिया कि तुम दोनों किसी न किसी तरह बच कर निकल गए हो और यकीनन इस रास्ते तक पहुंचने की कोशिश करोगे। देखो कितना दुरुस्त अंदाजा था मेरा। मैंने कहा, अब हमें कोई फिक्र नहीं है। उसने कहा, तुम जीप में यहाँ तक आए थे। दरअसल जीप की रोशनी ही ने हमें इस जानिब मुतवज्जे किया, वरना शायद रात की तारीकी में तुम्हारा सुराग न मिलता। ये शख्स कौन है? मैंने कहा, यह साम गुनाची है और कहता है कि सरकारी आदमी है। डनकर्क बोला, चलो चलो कोई बात नहीं, इसे भी देख लेंगे। क्यों मिस्टर साम गुनाची, तुम कौन से सरकारी ओहदे पर फाइज हो? डनकर्क ने हंसते हुए कहा और फिर अपने साथियों की तरफ रुख करके बोला, देखो भाई, अजनबी लोगों के हाथ खुले नहीं रहने चाहिए। बेहतर है कि मिस्टर साम गुनाची के दोनों हाथ पुश्त पर बांध दो। साम गुनाची के हाथ पुश्त पर बांध दिए गए और चंद आदमियों ने उसे अपने घेरे में ले लिया। उसके बाद हम पुल से आगे बढ़ गए। उस रास्ते में झाड़ियां उगी हुई थीं, जिनकी वजह से चलने में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। तकरीबन 1 घंटे में हम 1 मील का फासला तय कर सके। डनकर्क आगे आगे चल रहा था। रात आधी के करीब गुजर चुकी थी जब हम बमुश्किल 4 मील का फासला तय कर पाए। रास्ते में और कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई, सिवाय इसके कि हमारे बदन कांटेदार झाड़ियों से उलझते रहे। फिर एक हमवार मैदान तक पहुंचकर हम दाईं समत मुड़ गए और उसके बाद थोड़ी दूर चलकर बाईं समत। नदी इस दौरान हमारे साथ साथ बहती रही, जिसके बारे में डनकर्क ने कहा था कि ये नदी ही सही जगह तक पहुंचाने का जरिया है। बाहर कैफ नदी के किनारे सफर करते करते हम आगे बढ़ते रहे। खुदा खुदा करके ये सफर खत्म हुआ और साहिल समंदर पर नजर पड़ते ही डनकर्क के हलक से एक किलकारी सी निकल गई। गुड, वेरी गुड। बिलाखिर हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। हर चंद के आसमान पर गहरी तारीकी छाई हुई थी, लेकिन समंदर का शोर सुनाई दे रहा था और सफेद सफेद झाग उड़ाती हुई मौजें साहिल की तरफ दौड़ती नजर आ रही थी। दिलचस्प बात यह थी कि उस साहिल पर ऐसे साइबान बने हुए थे जिनके ऊपर टीन की छतें थीं, लेकिन वहां किसी जीरूह का नामो निशान नहीं था। मालूम नहीं ये जगह क्यों बनाई गई थी और उस साहिल पर क्या होता था। टीन के ये साइबान किसने तैयार किए थे? पत्थर के 8 फुट ऊंचे सुतूनों पर मेखों के जरिए टीन की चादरें ठोक दी गई थी ताकि हवाएं उन्हें उड़ाकर न ले जा सकें।
वहां पहुंचने के बाद डनकर्क ने कहा, अब हर शख्स सिर्फ आराम करेगा उस वक्त तक जब तक कि हमारी थकन उतर न जाए। साइबान के नीचे घास मौजूद थी जो कुदरती ही थी, लेकिन मुरझाई सी। ये घास बेहतरीन साबित हुई। मैं सबसे पहले दराज हुआ था और मेरे नजदीक ही वली बैठ गई। डनकर्क भी हमसे ज्यादा दूर नहीं था। अलबत्ता साम गुनाची को वहां से थोड़े फासले पर ले जाया गया जहां वो बैठ गया। थोड़ी देर के बाद डनकर्क हमारे पास आया और उसने जेब से एक मोटा सा सिगार निकाला और मुझे किसी कदर हैरत हुई क्योंकि इससे कबल मैंने डनकर्क को सिगार पीते हुए नहीं देखा था। उसने अपने गुलमुच्छे संवारे और सिगार दांतों में दबाकर सुलगा लिया। बोला, वाह क्या पुरलुत्फ मौसम है और क्या उम्दा माहौल। मेरा ख्याल था कि शायद मैं तुम्हें दोबारा नहीं पा सकूंगा। मैंने कहा, मुझे भी इंतहाई हैरत है मिस्टर डनकर्क, हमने वहां आप लोगों को मुर्दा तसव्वुर कर लिया था। वो बोला, सूरत हाल ऐसी ही थी, लेकिन हम चालाकी से बच निकलने में कामयाब हो गए। मेरे साथ सिर्फ 3 आदमी ही जिंदा बच सके थे। जब उन्होंने झोंपड़े को आग लगाई थी तो रोशनी में हमारे लिए छुपना मुश्किल हो गया था, लेकिन उनके 3 आदमियों को हलाक करके हमने उनकी जगह ले ली और उनके साथ काफी दूर तक चलते रहे ताकि उन्हें शुबा न हो सके। फिर मौका पाकर हमने उन्हें छोड़ दिया। वापस पलटे और तुम्हारी लाशें तलाश की गईं, लेकिन वहां तुम दोनों ही मौजूद नहीं थे। मैंने यकीन कर लिया कि तुम दोनों बच निकलने में कामयाब हो गए हो और उसके बाद मैंने मुख्तलिफ तरीकों से कोशिशें की और इन रास्तों पर तुम्हारा इंतजार करने लगा जिधर से तुम गुजर सकते थे। मैंने कहा, लेकिन ये साहिल कैसा है मिस्टर डनकर्क और ये साइबान? वो बोला, यहाँ कभी एक बंदरगाह थी, एक छोटी सी बंदरगाह जिसे स्मगलरों की जन्नत कहा जाता था, लेकिन फिर इस बंदरगाह पर कब्जा कर लिया गया और ये वीरान हो गई। मैं उस बंदरगाह को पहले भी देख चुका हूँ। हम अगर समंदर के किनारे किनारे सफर करते हैं तो शहरी आबादी तक पहुंचने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जबकि आम सड़क से गुजरते हुए ये रास्ता बेहद तवील हो जाता है। लेकिन खुशबख्ती से हम ऐसे लोगों से मुलाकात करने में कामयाब हो गए हैं जो इस इलाके के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात रखते हैं और उनके बेहतरीन ताउन से हमारा वो मकसद हल हो गया है जिसके लिए हम सरगर्दा थे। अलबत्ता मैंने इन अतराफ में जो कुछ देखा है उसकी मुझे तवक्को नहीं थी। कोरियन हिल का इलाका महफूज तरीन तसव्वुर किया जाता था, लेकिन अब तो यूं महसूस होता है कि यहाँ की सारी आबादी ही गोरिलों से जा मिली है। चुनाचे फौरी तौर पर इस बात की जरूरत महसूस की जा रही है कि कंपनी को इस सिलसिले में मुकम्मल इत्तलात फराहम की जाएं और ये काम आप ही को करना है मिस्टर एल्बर्ट। अब बेहतर यही होगा कि हम अपनी पहली कोशिश यही करें कि आपको शहरी आबादी तक पहुंचाकर आपकी रवानगी का बंदोबस्त कर दिया जाए। डनकर्क बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहा था। मेरा मकसद इसके अलावा और क्या था? मुझे तो इस बात का भी सही अंदाजा नहीं हो सका था कि वो कंपनी है क्या चीज जिसके बारे में ये लोग इतने पुरउम्मीद हैं। हालांकि दिल ये चाहता था कि उन एहसान करने वालों के काम आऊं और कंपनी के बारे में मुफस्सल मालूमात हासिल करूं, लेकिन अगर इतना मुखलिस हो गया तो यहीं से मेरा सवाल शुरू हो जाएगा। उन लोगों को ये सवाल बहुत अजीब लगेगा और वो ये सोचेंगे कि मैं कौन हूं जिसे कंपनी के बारे में तफसीलात मालूम नहीं है, जबकि मेरा मिशन यही था। इसी एहसास ने मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। रात आहिस्ता आहिस्ता अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही थी। आसमान तारीक था और हवाएं खासी तेज हो गई थी। डनकर्क इस दौरान मुसलसल गुफ्तगू करता रहा था। वो हमारे दोबारा मिल जाने पर बहुत खुश था, लेकिन दफतन उसे खामोश होना पड़ा क्योंकि हवाओं के झोंके शिद्दत इख्तियार कर गए थे। एक तेजो तुंद तूफान आ गया था। डनकर्क खामोशी से खलाओं में घूरने लगा। तूफान तेज से तेज तर होता जा रहा था। टीन की चादरें अपनी जगह छोड़ने लगी थीं। मुख्तलिफ समतों में खौफनाक आवाजें उभर रही थीं। हर तरफ रेत और गर्द गुबार की चादर सी तन गई थी और समंदरी लहरों में मद्दोजजर की सी कैफियत पैदा हो गई थी। बारिश शुरू हो गई जिसकी वजह से हवाओं की तुंदी में कुछ कमी हो गई, लेकिन उसके बावजूद हवाओं के तेज थपेड़े साइबान के नीचे से गुजर रहे थे। समंदर की तूफानी लहरें उठ उठ कर किनारे की जानिब दौड़ रही थीं। हर चंद के साइबान साहिल से बहुत नजदीक नहीं थे, लेकिन ये खतरा पैदा हो गया था कि अगर शदीद तूफानी झोंके और तेज बारिश इसी तरह जारी रही तो फिर हम उस साइबान के नीचे न रह सकेंगे और हमें खुले इलाके में जाना पड़ेगा जो बेहद खतरनाक साबित होगा। हम इंतजार करते रहे। अब एक जगह जमा हो रहे थे ताकि इज्तिमाई तौर पर तूफान से बचाव का बंदोबस्त किया जा सके, लेकिन खुदा का शुक्र था कि आहिस्ता आहिस्ता तूफानी थपेड़ों में कमी होती चली गई और उस वक्त जब सुबह की रोशनी नमूदार हुई ये थपेड़े खत्म हो गए थे और समंदर किसी हद तक पुरसुकून नजर आने लगा था। रात की तबाहकारी के आसार हर शख्स के चेहरे से झलक रहे थे। जितने लोग मौजूद थे उनके बदन गर्द गुबार से अटे हुए थे, शक्लें ही तब्दील हो गई थीं। सुबह को आगे बढ़ने की तैयारियां कर ली गईं। डनकर्क ने अपने आदमियों से कहा, बेहतर यह होगा कि तुम लोग टोलियों की शक्ल में सफर करते हुए शहरी आबादी की जानिब चलो। हमें अतराफ से भी होशियार रहना चाहिए
किसी भी लम्हे गोरीले यहाँ आ सकते हैं। उसकी इस हिकमत अमली को मैंने भी पसंद किया और हम टोलियों में बट गए, लेकिन डनकर्क हमारे साथ ही था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।